लास्ट क्लास में सर हम लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस क्लास में स्टडी करेंगे लंग्स के बारे में। हमने पिछली क्लास में स्टडी किया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैकेनिज्म के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि हम गैसेस को इनहेल और एक्सहेल कैसे करते हैं। सिंपल सा यहाँ पर क्या मतलब है कि हम गैसेस को इनहेल और एक्सहेल कैसे करते हैं, कौन कौन से चेंजेस हमें जब हम इनहेल करते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें मदद करते हैं, वो सारी चीजें हम देखें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में पहला टॉपिक है हमारे पास इंस्पिरेशन। पहला टॉपिक है इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल ऑफ एयर। इंस्पिरेशन का मतलब है इनहेल ऑफ एयर। एयर को हमारी बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है? इंस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि हम सिंपल सी किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको एयर को इनहेल करना है तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कंडीशन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? लंग्स या इंटरनल प्रेशर की तुलना में। इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, हम एयर को इनहेल कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इंटरनल प्रेशर की तुलना में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसेस का मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसेस मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाता है। तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में। दूसरी चीज आप सभी को मालूम है कि प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो आपने कहा कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरनल प्रेशर कम होना चाहिए। सिंपल सा हम लंग्स के लिए मैंने कहा था पल्मोनरी वर्ड भी यूज करते हैं। तो पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इंस्पिरेशन के लिए ज्यादा होना चाहिए। मालूम चल रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इनहेल और एक्सहेल कैसे करेंगे एयर को, या हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स या क्या क्या चीजें कंडीशंस हैं वो हमें ध्यान में रखनी। तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर तो होना चाहिए कम, वॉल्यूम होना चाहिए ज्यादा। कि इंटरनल प्रेशर
कम होना चाहिए। अगर प्रेशर कम होना है तो वॉल्यूम फिर क्या होना चाहिए, बढ़ना। पल्मोनरी वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? सिंपल सा ये है कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर आसानी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। इतनी सी चीज लिखें, फिर हम आपको बताते हैं वॉल्यूम कैसे कम होता है। अब यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इंस्पिरेशन के लिए वॉल्यूम क्या करना है, इंक्रीज करना है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या करना है, इंक्रीज करना है। यानी कि सिंपल सा है, थोरेसिक वॉल्यूम को क्या करना है, बढ़ाना है। अब थोरेसिक वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? तो पहली कंडीशन हम देखेंगे, रिब्स। रिब्स जो है इनका मूवमेंट होता है किस तरफ, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। रिब्स का मूवमेंट किस तरफ होता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। जब हम एयर को इनहेल एक्सहेल करते हैं तो आपको खुद को मालूम चल रहा होगा कि रिब्स एक बार ऐसे बाहर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ। तो रिब्स का मूवमेंट कैसा होता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड होता है। स्टर्नम, स्टर्नम मैंने आपको बताया था कल, कौन सी बोन होती है, ये वाली जो बोन है सामने वाली, वो स्टर्नम है। तो स्टर्नम जो है इसका मूवमेंट किधर होना चाहिए, किधर होता है, अपवर्ड होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज करने। फिर उसके बाद अगली कंडीशन है कि डायफ्राम जो है, कौन, डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये क्या होता है, तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट। जो डोम शेप का जो डायफ्राम होता है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और इसके लिए क्या कंडीशन है, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कौन सी मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये क्या होती है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती है इंस्पिरेशन के समय। अब ये सारी चीजें होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज। रिब्स बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये मतलब पूरा जो ये चैम्बर जो है वो कैसे बाहर और ऊपर की तरफ ऐसे फैल जाता है। डायफ्राम भी डोम शेप का है तो वो फ्लैट शेप का है, ये क्या करता है, यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। फिर एक मैंने शब्द लिखा है इंटरकॉस्टल मसल्स। अब इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में आपको बताया जाए तो क्या होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स कहां पर होती है, ये जैसे हमारे रिब्स थे, क्या है ये, रिब्स है। तो रिब्स पर क्या होती है, वहां पर इनके बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती है। और ये इंटरकॉस्टल मसल्स टू टाइप्स की होती है। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है, ये दो रिब्स है इनके बीच में मसल्स होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब एक्सटर्नल कौन सी है और इंटरनल कौन सी है, तो देखो तो बाहर की तरफ जो हाथ दिख रहा है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अंदर की तरफ जो है वो क्या है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये मतलब पूरा रिब्स के ऐसे होता है, ये एक्चुअल में तो इन दोनों के बीच में ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक है ना।
ये बाहर की तरफ दिख रहा है वो वाला एक्सटर्नल, अंदर की तरफ जो मसल होगी वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी होती है हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल का मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल इंस्पिरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जबकि जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे समय में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो आप कहेंगे जब हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे समय में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और नॉर्मल इंस्पिरेशन के समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें क्या करेगी, पल्मोनरी वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा यहाँ पर तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो O2 क्या है, एंटर करेगी कहां पर, समझ गए इतनी बात। ये बात ध्यान में रखनी है, किसके लिए था ये, इंस्पिरेशन के लिए, लिख दीजिए इसको इंस्पिरेशन के लिए। आपको जहां पर भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो। सिद्धि और सोनाली, सर हाँ बोलिए। सर ये प्रेशर कहाँ का डिक्रीज होता है? लंग्स प्रेशर, ओके इंटरनल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो ये कंडीशन थी इंस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेशन। अब आपको मालूम चलेगा कि मैंने इंस्पायरेशन के लिए लिखाया है, तो एक्सपायरेशन के लिए क्या कंडीशन होगी। एक्सपायरेशन यानी कि क्या है, सिंपल सा हम कहेंगे एक्सहेल ऑफ एयर। एयर को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है एक्सहेल ऑफ एयर। जैसे सिंपल सा मैंने लिए यहाँ पर CO2 को बाहर निकालना। एक्सपायरेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो एक्सपायरेशन के लिए कंडीशन होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में लंग्स प्रेशर या हम कहें इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए, सॉरी ज्यादा होना चाहिए। इंटरनल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना चाहिए। इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसेज मूव करती है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, एयर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इंटरनल प्रेशर की तुलना में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या सिंपल सी बात करें तो इंटरनल प्रेशर बढ़ना है। अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा या ज्यादा होना चाहिए तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। नॉर्मली हमारा जो इंटरनल जो पल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम होता है किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। लेकिन इंस्पायरेशन के समय जो है ये प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है वहां पर ज्यादा, सॉरी इंस्पायरेशन के समय ये प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एक्सपायरेशन के समय ये ज्यादा हो जाता है। अब पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, कम। पल्मोनरी वॉल्यूम कैसे कम होगा, तो सिंपल सा है, इंस्पायरेशन के समय जो भी हुआ था लिप्स आउटवर्ड और अपवर्ड गए थे वो सिंपल से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे।
कहां पर आ जाएंगे, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। दूसरी चीज है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये भी क्या होगी, यहाँ पर रिलैक्स होगी। इंस्पिरेशन के समय कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये अब क्या होगी, यहाँ पर रिलैक्स होगी। स्टर्नम जो है ये भी क्या होगा, यहाँ पर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा। स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा और डायफ्राम जो है ये भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, डोम शेप का हो जाएगा। जो नॉर्मल जो कंडीशन है वो वाली आ जाएगी, यानी कि जो सब जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, एक्साइटेशन हुआ था, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपायरेशन के समय रिलैक्स हो जाएंगे। और रिलैक्स हो जाएंगे तो वहां पर पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, और इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस जो है वो बॉडी से बाहर। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सपायरेशन के समय। तो एक्सपायरेशन के समय कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले भी कंपटीशन में, और अब भी आ सकता है कि एक्सपायरेशन के समय कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कोई भी मसल एक्सपायरेशन के समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। ये सारी चीजें क्या कर रही है, थोरेसिक वॉल्यूम को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो थोरेसिक प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर बाहर की तरफ जाएगी। बस ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए। और ये कंडीशन कब होगा इंस्पिरेशन और कब होगा एक्सपिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की हम बात करते हैं। ठीक है, कि अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, कि हम इनहेल और जो एयर एक्सहेल करते हैं उसका कितना क्या वॉल्यूम है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में हम 5 से 6.6 7 पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी पॉइंट से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से समझे इसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। फर्स्ट पॉइंट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। कितना वॉल्यूम हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका अमाउंट होता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, 500 ml। एक बार में 500 ml एयर को इनहेल करते हैं और इतना ही एयर जो है वो हम क्या करते हैं,
एक्सहेल करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के समय। एक ब्रीथिंग, वन ब्रीथ में हम 500 ml एयर को इनहेल करते हैं और 500 ml एयर को ही क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं। इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। फिर आपको पूछा जाए कि रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, या हम कहें ब्रीथिंग रेट क्या होती है। ब्रीथिंग रेट की बात करें तो हम 1 मिनट में कितनी बार एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो आप कहेंगे 12 to 16 टाइम्स। 72 टाइम्स नहीं होता है। 72 टाइम्स क्या है, हमारी हार्ट बीट है। और आपको जब ब्रीथिंग रेट के बारे में पूछा जाए या रेस्पिरेशन रेट का है तो कितनी होगी, 12 to 16 टाइम। ब्रीथिंग रेट क्या होती है, 12 to 16 टाइम हम 1 मिनट में हम एयर ब्रीथ करते हैं। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए टाइडल वॉल्यूम पूछूं, किसके लिए पूछूं, 1 मिनट के लिए टाइडल वॉल्यूम का अगर अमाउंट आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, आप आंसर देंगे 6000 to 8000 ml। क्या आंसर देंगे आप, 6000 to 8000 ml, क्योंकि 1 ब्रीथ में 500 ml, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। तो 1 मिनट का टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, 6000 to 8000 ml। ठीक है, तो वो किसी के लिए भी पूछ सकता है, ड्यूरिंग 1 ब्रीथिंग भी पूछ सकता है और 1 मिनट के लिए भी टाइडल वॉल्यूम पूछा जा सकता है। ब्रीथिंग रेट आप पूछी जाए तो आप कहेंगे 12 to 16। ये था हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। सेकंड, नेक्स्ट वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं, IRV। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। IRV क्या है, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम फोर्सफुली कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, वो एयर का अमाउंट क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। हम नॉर्मली जो एयर इनहेल करते हैं 500 ml, उसके बाद मैं फोर्सफुली कितनी एयर और इनहेल कर सकता हूँ, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहेंगे। तो बाय फोर्स ब्रीथिंग amount of air inhaled, उसे हम क्या कहेंगे, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैं कितना वॉल्यूम और लंग्स के अंदर पहुंचा सकता हूं, वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, IRV कहलाएगा। और इसका अमाउंट होगा 25 से 3000 ml। आपको पूछा जाए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कितना है, तो आप लिखेंगे 2500 to 3000 ml। लिख लीजिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV की बात करते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV की बात करते हैं। अगर आपसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में पूछा जाएगा तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को? जिस तरह से आपने IRV को डिफाइन किया है उसी तरह से ERV को भी डिफाइन करना है। क्या कहेंगे आप? अमाउंट ऑफ एयर। किसका अमाउंट? एयर का अमाउंट। अमाउंट ऑफ एयर दैट exhaled by force expiration, by force expiration or force breathing, that is after normal expiration। क्या कहा है यहाँ पर कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद और कितनी एयर हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि सिंपल सा है कि मैंने 500 ml एयर ली थी, उसके बाद में मैंने 500 ml बाहर निकाल दी। अब मैं और दम लगाकर कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूँ नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इसका अमाउंट होता है 1100 to 1200 ml। कितना अमाउंट है इसका? 1100 से 1200 ml एयर। 500 ml ली, 500 बाहर निकाल दी। और मैं कितना दम लगा के एयर बाहर निकाल सकता हूँ? तो मैं कहूंगा 1100 से 1200 ml ऑफ एयर। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? तो अमाउंट ऑफ एयर, amount of air that remains in lungs, that remain in lungs after forceful expiration, forceful expiration। दम लगाकर एयर को एक्सपायर करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका अमाउंट होता है 1200 ml ऑफ एयर। 1200 ml एयर का ऐसा होता है जो लंग से बाहर नहीं निकलता है। हम दम लगाकर एयर बाहर निकालने के बाद भी इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहता है और इस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं? इसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझना, इतने सारे पॉइंट बताएं। आगे चलते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC के बारे में पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे इसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? तो मैं कहूंगा amount of air, amount of air that can be inhaled after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैं कितनी एयर इनहेल कर सकता हूं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर that can be inhaled
आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब देखो कोई भी नई चीज नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है वही सारी चीजें अब हमें यूज करनी है और इनका आंसर निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैं कितनी मैक्सिमम एयर को इनहेल कर सकता हूँ नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, तो आप बताएंगे कि देखो नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद मैं क्या लूंगा, नॉर्मली मैंने 500 ml बाहर निकाल दी, तो अब मैं क्या करूंगा 500 ml लूंगा, तो टाइटल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में और कौन सी एयर इनहेल करूंगा, तो टाइटल वॉल्यूम तो इनहेल करूंगा ही। उसके बाद मैं और क्या एयर इनहेल कर सकता हूँ, बिल्कुल टाइटल वॉल्यूम के बाद भी मैं कुछ एयर इनहेल कर सकता हूँ। कौन सी एयर है वो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने पढ़ा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैं दम लगाकर कितनी एयर इनहेल कर सकता हूँ, तो वे मेरे पास था IRV। और अब मैंने कहा है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम कितनी एयर इनहेल कर, 500 ml दी, 500 ही बाहर निकाल दी, बाहर निकाल दी 500 ml। अगली बार फिर से मुझे क्या लेनी है 500, ठीक है। और क्या मैं कोई एयर ले सकता हूँ, तो वो मैं लूंगा IRV, दम लगाकर मैं और इतनी एयर बढ़ सकता हूँ। तो 5 टाइटल वॉल्यूम का अमाउंट कितना हुआ 500, IRV कितना है हमारे पास 25 से 3000। आपकी बुक में 2000 से 3000 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और NCERT में 25 से 3000 लिखा हुआ है ना। आपकी बुक में इसी वॉल्यूम को 2000 से 3000 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3000 से 3500 ml क्या हुआ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, समझ गए ये वाली। अब ये वाला आप खुद ही बता सकते हो इसमें बहुत आसानी से कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वैसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वैसे ही क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, क्या कहेंगे मैक्सिमम amount of air, maximum amount of air that can be expired, that can be expired after, that can be expired after normal, क्या लिखा है यहाँ पर एक्सपीरेशन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इंस्पिरेशन। समझ आ गया कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैं कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम कितनी एयर मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद बाहर निकाल सकता हूँ। मैंने नॉर्मली 500 ml ले लिया, मेरे पास 500 ml आ गया। अब मैं कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूँ, 500 जो दिया है वो बाहर निकालूंगा, तो एक तो मैं टाइटल वॉल्यूम बाहर निकालूंगा, और कोई एयर है मेरे पास बाहर निकालने के लिए 500 ml नहीं थी, 500 बाहर निकाली, दम लगाकर कितनी बाहर निकाल सकता हूँ मैं ER, दम लगाकर कितनी बाहर निकाल सकते हैं ER। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 500 प्लस ER में कितना है 1100 से 1200, तो कितना हो जाएगा 1600 से 1700 ml ऑफ एयर। चलिए 1600 से 1700 ml ऑफ एयर इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैं दम लगाकर कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूँ वो भी मैंने ऐड की है टाइटल वॉल्यूम के साथ में, तो क्या ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दोनों को ध्यान रखिएगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर मैक्सिमम इनहेल की जा सकती है टाइटल वॉल्यूम प्लस IRV। एक्सपिरेशन में क्या है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद 500 ml बाहर निकाले और दम लगाकर लिखिए इसको। सर हाँ बोलो। सर ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और IRV सेम है क्या? नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और IRV सेम नहीं है। सेम होता तो फिर मैं क्यों पढ़ा, टाइटल वॉल्यूम और IRV दोनों को जोड़ा है मैंने तब क्या आया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और IRV क्या है, देखो IRV क्या है
500 ml मुझे एयर लेनी है, नॉर्मली ब्रीथिंग, मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूँ, सिंपल सा। एयर मैंने ले ली 500 ml, 500 ml ले ली है, वो टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब मैं और लेना चाहता हूँ एयर, तो वो क्या है, दम लगाकर मैं एयर कितनी इनहेल कर सकता हूँ? 500 ml इनहेल करने के बाद, वो है IRV। 500 ml एयर इनहेल करने के बाद मैं फोर्सफुली कितनी एयर इनहेल कर सकता हूँ, उसे हम कहेंगे IRV। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? तो मैंने कहा कि मैंने नॉर्मल एक्सपेरेशन, मैंने एयर बाहर निकाली, अब मैं कितनी एयर बाहर अंदर ले सकता हूँ? नॉर्मली 500 ml मैंने बाहर निकाल ली एयर, तो मैं पहले कितना एयर इनहेल करूंगा? 500 ml। और मैं कोई एयर इनहेल कर सकता हूँ, तो दम लगाकर भी मैं और इनहेल एयर कर सकता हूँ। कौन सी है? IRV। टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो, एक तो मैंने कहा है कि इंस्पायरेशन के बाद कितनी एयर इनहेल की जा सकती है? IRV। एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर इनहेल की जा सकती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। क्लियर है क्या? ओके उसी सर। तरह की इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? 500 ml ली, 500 ही बाहर निकाल, और दम लगाकर एयर बाहर निकालना चाहे तो वो कितनी होगी? 1100 से 1200 ml, और उसे क्या कहेंगे? ERV। 500 बाहर निकाली, उसके बाद और कितनी बार निकाल सकते हैं? ERV। 11 से 1200 ml। अब मैंने कहा अभी तक तो मैंने टाइडल वॉल्यूम ही बाहर नहीं निकाला है, तो टाइडल वॉल्यूम बाहर नहीं निकाला है, यानी कि इंस्पायरेशन के बाद, वो भी कौन सा इंस्पायरेशन? नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद मैं कितनी मैक्सिमम एयर आउट कर सकता हूँ? तो एक तो मैं टाइडल वॉल्यूम आउट करूंगा, और दूसरा दम लगाकर एयर आउट करूंगा, ER। दिक्कत है क्या फिर से? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, समझ में आया ना? हाँ सर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेना और इसको समझ लेना, नहीं समझ में आया तुम कल फिर से पूछ लेना मुझे ना, हाँ सर। फिर से बता दूंगा। चलो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं आज के लिए। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? अब ये रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? तो मैंने कहा कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद मेरे पास कितनी एयर है लंग्स में, वो क्या कहलाती है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स। इसको आप बता सकते हैं क्या? मैंने कहा कि नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद मेरे पास लंग्स में कितनी एयर है? नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद मेरे पास लंग्स में कितनी एयर है वो बतानी है। टोटल मेरे पास लंग्स में कितनी एयर है नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद? मैंने 500 ली, 500 ही बाहर निकाल दी। अब मेरे पास कितनी एयर बची है लंग्स में? तो एक तो मेरे पास ERV है, दम लगाकर बाहर निकालने के लिए, और दूसरी मेरे पास कौन सी है? RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हम कभी लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने अभी आपको बताया था रेसिडुअल वॉल्यूम अब वो एयर का अमाउंट है जो हम कभी लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, उतना तो जरूरी है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो और हमने क्या कहा है कि एक तो हम नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर होगी, तो हम कहेंगे ERV, दम लगाकर बाहर निकालने के लिए, और RV। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका 1100 प्लस इसका 1200, तो कितना हो गया? 23। 2300 ml एयर क्या होगी? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर मेरे लंग्स में पड़ी है नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद, तो वो होगी ER की, दम लगाकर निकालने की और लंग्स में हमेशा रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग 7 पॉइंट्स स्टडी किए हैं। 2-3 पॉइंट इसी वॉल्यूम से जुड़े आगे कल पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से शॉर्ट रिवीजन बताता हूँ इन वॉल्यूम का, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है, मैं नॉर्मली ऐसे हम इनहेल एयर एकदम करते हैं, मैंने इनहेल किया तब मैंने 500 ml इनहेल किया, तो वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम। 500 ml में बाहर निकालता हूँ, ये भी क्या है, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल एयर कितनी इनहेल और एक्सपायर करते हैं, तो आप कहेंगे 500। मैंने अब दूसरा पॉइंट, 500 ml मैंने ले ली, अब मैं और कितनी एयर ले सकता हूँ 500 ml लेने के बाद, तो वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 2500 to 3000 ml मैं दम लगाकर और ले सकता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 500 ml बाहर ली थी मैंने, 500 ही बाहर निकाली। अब उसके बाद में कितनी एयर और बाहर निकाल सकता हूँ, तो वो होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दम लगाकर फोर्सफुली मैं कितनी एयर और बाहर निकाल सकता हूँ ऐसे, तो वो कितनी हो जाएगी, लगभग 1100 से 1200 ml ER। फिर उसके बाद में है रेजिडुअल वॉल्यूम, एयर का वो वॉल्यूम लंग्स के अंदर जो मैं कभी बाहर नहीं निकाल सकता, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा लंग्स में रहेगा, बहुत आसान है, 1200। फिर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, मैंने नॉर्मली 500 लिया था, 500 बाहर निकाल दिया, कहानी खत्म। 500 बाहर निकाल दिया, चलो अब मुझे नया 500 ml लेना है, वो लूंगा और दम लगाकर कितना लूंगा, IRV, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब मैं मैक्सिमम कितना इंस्पायर कर सकता हूँ नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद 500 ml ले लिया मैंने, अब मुझे एक तो 500 ml बाहर निकालना है, एक दम लगाकर एयर बाहर निकालनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और लास्ट में है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मली मैंने 500 ml एक्सपायर कर दिया, उसके बाद मेरे पास कितना अमाउंट एयर का लंग्स में पड़ा है, तो ERV दम लगाकर निकालने वाला और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, चलिए इतने से पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है तो कल पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir. ओके, वेलकम।